गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 20 से लेके 21 अक्टूबर तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। हमारे पास अभी कुछ कंटेंट राइटिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहें तो वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं www.nseducation.in। इसमें हमें हिंदी सब्जेक्ट और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके लिए कुछ कंटेंट राइटिंग के लिए ज़रूरत है। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स होता है, अगर आपकी मैथ को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी अच्छी है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई पहचान का है जिस तरीके का काम करना चाहता है आप उसको भी बता सकते हैं। हमारे पास इसकी अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एक ठीक ठाक अमाउंट भी उनको उनका जो प्रैक्टिस है उसके लिए दिया जाएगा। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, 2 प्रश्न हैं, इसका जवाब तन्मय बाघे ने दिया है। नर्मदा सोन और केन नदी, तीनों नदियां जो हैं वो मध्य प्रदेश की सदा नीरा नदियां हैं, मतलब इनमें वर्ष भर नदी जो जल है वो बना रहता है। नर्मदा नदी की बात करें तो अपवाह क्षेत्र है 93,180 स्क्वायर किलोमीटर और लंबाई 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। उद्गम होता है अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत अमरकंटक की पहाड़ी में माई की बगिया नामक स्थान से सरस्वती सरोवर जो जगह है वहां से। अवसान होता है पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात के भड़ोच नामक स्थान के समीप खंबात की खाड़ी है उसमें अरब सागर में जाके मिल जाती है। नर्मदा घाटी के अंतर्गत जबलपुर की लम्हेटा की पहाड़ियों से राजा सौरस यानी कि मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज 1982-84 में सुरेश श्रीवास्तव ने की थी। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीहोर जिले की नर्मदा घाटी में हथनौरा से संपूर्ण भारत के सबसे पुराने मानव कंकाल यानी कि नर्मदा मानव की खोज डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी 5 दिसंबर 1982 को। ठीक है, नर्मदा नदी ये मतलब एकमात्र जीवाश्म था, ये पहला जीवाश्म था एक्चुअल में जो भारत से मिला था। ठीक है, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी है या ताप्ती नदी है, ये जो नदियां हैं ये एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, प्राचीन नाम मैकलसुता, रेवा, शंकरी, निबुद्धा, सोमप्रभा, नामुदोसो, ये टॉलमी ने नाम दिया था। नामुदास इसको कहा जाता है, नामुदास। हर जगह ये एक्चुअल में अलग अलग नाम मिलते हैं। अन्य नाम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, भारत की हृदय रेखा, आनंदमयी नदी, प्रदेश की राजकीय नदी भी है। नर्मदा नदी को 3 मई 2017 को सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश की जीवित नदी घोषित किया था। ठीक है, जीवित इकाई घोषित किया था या जीवित नदी घोषित किया था। ठीक है, यानी कि इस नदी को अगर आप प्रदूषित करते हैं, किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो इस नदी को जीवित इकाई समझ के, जैसा आप किसी मनुष्य के साथ अगर क्राइम करते हैं तो आपको जो सजा मिलेगी, ठीक है, वैसे ही सेम नर्मदा नदी का है। अगर आप इस नदी को प्रदूषित करते हो, किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाते हो, कुछ ऐसा करते हो, तो आपको नर्मदा नदी को जीवित इकाई ट्रीट करते हुए आपको सजा मिलेगी। सहायक नदियां जो हैं 41 हैं, 22 बाईं ओर से, 19 दाईं ओर से। नर्मदा घाटी के जो सर्वेक्षण करता है HD सोनाकिया हैं, मैक्राउन और RV जोशी, ये 3 लोग हैं जिन्होंने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया हुआ है। बाकी नर्मदा घाटी है जैसे नरसिंहपुर है, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आज भी मिलती रहती हैं, आज भी इनकी लगातार खोजें जारी हैं। सोन नदी अनूपपुर जिले में अमरकंटक की चोटी से उद्गमित होती है। अवसान होता है बिहार पटना जिले के रामनगर के समीप गंगा में। प्राचीन नाम सोमानंद, सोनभद्र, सोनपालिका, लंबाई 780 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में है 509 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र में आने वाले जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। सोन घाटी के जो सर्वेक्षण करता है वो है निसार अहमद। केन नदी, इसका उद्गम होता है कटनी जिले की रीठी तहसील में दमोह की पहाड़ी से। अवसान होता है पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चिला गांव के समीप भोजहा नामक स्थान में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। लंबाई है 427 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में है 292 किलोमीटर। ठीक है, और पन्ना और छतरपुर की सीमाएं बनाती है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। प्राचीन नाम है कर्मवती, शुक्तिमती, दृढ़वती, केंद्रस या कियाना। केन नदी में पन्ना जिले के अजयगढ़ से लेकर बांदा के कनवारा गांव तक प्रचुर मात्रा में शजल नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। ये प्रदेश के द्वारा ईरान देश को निर्यात किया जाता है।
के नदी को पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये पन्ना नेशनल पार्क जो है वहां बीचों बीच से बहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो बोधि संगठन है वो बांधों के डिजाइन बनाने, जल संसाधनों को दीर्घायु बनाने और जलाशयों के रखरखाव की योजना बनाने का कार्य संपन्न करता है। तो ये पूरी जानकारी थी, बहुत सारी जानकारी थी, लगभग ये पूरा कंटेंट आपका कवर से हो जाएगा। आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा जो प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश का जो औसत घनत्व है वो क्रमशः 382 यानी भारत का, 236 यानी कि मध्य प्रदेश का। ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्या स्थान है, ये कमेंट करके आपको बताना है। दूसरी चीज आपको बताना है कि जो घनत्व है ये सबसे ज्यादा किस जिले का है। 5 जिले बताने हैं बढ़ते से घटते क्रम में। सबसे कम किसका है? 5 जिले आपको बताने हैं घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक है, इतना कमेंट आपको करके इसको बताना है। जुलाई तक का हमारा करंट अफेयर अवेलेबल है। अगस्त पे मैं काम कर रहा हूँ गाइस, बहुत जल्द मैं आपको ये दे दूंगा। थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों में अभी उलझा हुआ हूँ, इस चक्कर में ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों के लिए ही काफ़ी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। हो सकता है अगर सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो आपको बहुत बेटर कंटेंट एनएस एजुकेशन पर मिलना शुरू होगा। और ये कुछ नोट्स हैं, इनके लिए भी आप व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। सपोर्ट करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए ही की जा रही हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वे में 5वीं बार नंबर 1 आने के लिए किस ख्यात गायक की आवाज में नया गाना लॉन्च कर दिया है? तो ये स्वच्छता का पंच करके ये गाना है, ये लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। शांतनु मुखर्जी जो है, इनको शान के नाम से आप जानते हैं। अभी तक जितने भी इंदौर के स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित जितने भी इस तरीके के गाने जो लॉन्च हुए हैं वो शांतनु मुखर्जी या शान ने ही गाए हैं। ठीक है, और 5वीं बार नंबर 1 आने के लिए, यानी कि 4 बार जो इंदौर है वो आपका नंबर 1 आ चुका है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। ठीक है, तो शांतनु मुखर्जी इनका ओरिजिनल नाम है। और एग्जाम में हो सकता है अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये हो सकता है शांतनु मुखर्जी के नाम से ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार कहां प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी कि पीपीएल की शुरुआत हुई है? तो ये जो शुरुआत है प्लास्टिक प्रीमियर लीग की, पीपीएल, ठीक है, पीपीएल, ये शुरुआत हुई है इंदौर नगर निगम के द्वारा इंदौर में। आईपीएल की तर्ज पर नगर निगम ने 20 अक्टूबर 2020 यानी कि कल सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए, ध्यान रखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए कोई भी अभियान हो, कोई भी योजना हो, उसका उद्देश्य क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि उसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। डेट महत्वपूर्ण है, जहां डेट मैं बताता हूं वो डेट ऑटोमेटिक आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए डेट बिल्कुल ध्यान से रखें। पूर्व क्रिकेटर्स, ये जो उद्देश्य है, देश में पहली बार प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत जो है वो करी गई है। पूर्व क्रिकेटर्स नमन ओझा, अमन खुरासिया, संजय जगदाले और कमेंट्रेटर सुशील दोषी, इनकी कप्तानी में बनाई गई 4 टीमों में 45 दिन तक, ध्यान रखिए 45 दिन तक प्लास्टिक इकट्ठा करने का एक मुकाबला चलेगा। 1 टन प्लास्टिक इकट्ठा करने पर इनको 10 रन दिए जाएंगे। ठीक है, और पीपीएल के तहत गाड़ियां अपने क्षेत्रों से प्लास्टिक इकट्ठा कर गार्बेज जो है वो ट्रांसफर स्टेशन भेजेंगे एंड रोज का इसका हिसाब रखा जाएगा, उसी आधार पर विजेता का चुनाव होगा। लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी के तहत मेरा थैला मेरा रीयूजेबल किट अभियान भी इसके अंतर्गत शुरू करा गया है। मेरा थैला मेरा रीयूजेबल किट, ये ध्यान रखिए। ठीक है, पाकिस्तान के कराची में स्थित हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्रतिमा किस जिले में स्थित है? देखिए, हिंगलाज शक्तिपीठ जो है पाकिस्तान के कराची में स्थित है। इसी का एक प्रतिरूप देवी की प्रतिमा जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। अभी एक्चुअल में नवदुर्गा चल रहे हैं, इसलिए अलग अलग मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पता है कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इनको करंट अफेयर्स में आपके कवर कर रहा हूँ। हालांकि स्टैटिक जीके का प्रश्न ये है। ठीक है, और
रायसेन जिले का बाड़ी कला करके एक जगह है, वहां पर ये है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के हृदय स्थल बाड़ी के दूसरे छोर बाड़ी कला में विंध्याचल पर्वत की तलहटी में ये मंदिर बसा हुआ है, पीठ बसी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में किस जिले की ऋत्विका शर्मा ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऋत्विका जो है ये ग्वालियर की रहने वाली हैं और थोड़ा सा टाइम हो गया है, हालांकि न्यूज में अभी आया है। ग्वालियर जिले की हैं ऋत्विका शर्मा। 8 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यह कीर्तिमान रचने वाली ऋत्विका को नेपाल के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने सम्मानित भी किया था। ऋत्विका शर्मा को जिला प्रशासन ने 2017-18 की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था। ठीक है, वर्तमान में ऋत्विका 9वीं क्लास की विद्यार्थी हैं और कराटे ब्लैक बेल्ट में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये ग्वालियर की, उन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है, और मतलब काफी पहले से मतलब इस तरीके से जुड़ी हुई हैं और पर्वतारोही है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है किसने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं को संक्रमण से बचाव के लिए अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी डिसइंफेक्शन उपकरण तैयार किया है? तो ये डिसइंफेक्शन उपकरण जो तैयार करा है ये किया है द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप ने। ठीक है, ध्यान रखिए, द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप ने। और इसके बारे में देखिए, रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती हैं उनको संक्रमण से बचाव के लिए भी, कोरोना का समय चल रहा है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन उपकरण ये तैयार करा गया है नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा। इसे पोर्टेबल यूवीसी हैंड हेल्ड स्टरलाइजेशन उपकरण भी कहते हैं। इस उपकरण का नाम रखा गया है द टर्मिनेटर, यानी कि छोटा सा बनाया, ज्यादा बड़ा नहीं है, द टर्मिनेटर के नाम से इसको बनाया है। और इसको तैयार किया है द नेक्स्ट जनरेशन के जो डायरेक्टर हैं नारायण परकिया के द्वारा। इसके अतिरिक्त उनके 2 दोस्त हैं, वंश बोरदिया और प्रियांशु एरन। इन 2 लोगों ने इसमें को सपोर्ट किया है। इसका डिजाइन यूनिक बनाया गया है ताकि उपयोग करने में बहुत आसान रहे। और खास बात यह है कि IIT इंदौर से इसका परीक्षण करवाया गया है। ठीक है, और ये परीक्षण में वहां से इस उपकरण को पास भी कर दिया गया है। बायो साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर देवाशीष नायक हैं, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। उसमें कहा गया है कि 5 से 10 सेकंड के अंदर कोरोना संक्रमण के साथ ही अन्य लाइव वायरस को खत्म करने में यह उपकरण कारगर है। यानी कि जो उपकरण बनाया गया है वो 99.99% तक वायरस को खत्म कर सकता है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से 100% ही सक्सेस रेट इसको कहा जाता है। आपने सैनिटाइजर की बॉटल्स देखी होंगी, उन पे भी यही लिखा रहता है, 100% किसी पे नहीं लिखा रहता है। 100% लिखा होगा तो आप उनके ऊपर क्लेम कर दोगे। तो युवाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो सांसद हैं शंकर लालवानी, उन्होंने इन्हें कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित भी किया था। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी इससे रिलेटेड और आज के करंट अफेयर के वीडियो से रिलेटेड। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं, लाइक भी बहुत कम होने लग गए हैं, यानी अब आप उतना इंटरेस्ट करंट अफेयर्स में नहीं ले रहे हैं। देखिए, एग्जाम जो है, एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है कब नोटिफिकेशन आ जाए। अभी MPPSC का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है एक एग्जाम के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसको देख सकते हैं। और बाकी MPPSC की वेबसाइट रेगुलर विजिट करते रहें। पिछली बार सडनली 15 नवंबर को नोटिफिकेशन आ गया था, तो आप ये मान के चलें कि 15 नवंबर को इस बार भी नोटिफिकेशन लगभग नवंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, 2nd वीक 3rd वीक तक। और आपका जो एग्जाम है MPPSC का, वो एग्जाम आपका हो सकता है कि वही जनवरी तक या फरवरी तक हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल अपनी तैयारी बना के रखें, एग्जाम के लिए मत बैठें कि भाई नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम रिवीजन करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन उपचुनाव के खत्म होते कभी भी आ सकता है, इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।